और आपको याद होनी चाहिए। तो क्रोमोसोम आपको समझ आ गया, न्यूक्लियस के अंदर मौजूद थ्रेड लाइक सब्सटेंस। Assalamu alaikum and welcome back. So today we are going to talk about chapter number 6, that is chromosomes and DNA. So definition से स्टार्ट करते हैं हम हर चैप्टर को, और इस चैप्टर में हम किन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इस चैप्टर में हम बात करेंगे क्रोमोसोम के ऊपर, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, टाइप्स क्या होती हैं, और क्रोमोसोम की कंपोजिशन कैसे होती है, किन चीज़ों से मिलकर बनता है। और अगर मिलकर बनने की बात करें तो हमें पता है क्रोमोसोम्स के अंदर मौजूद होती है जीन्स, और जीन्स मौजूद बेसिकली होती हैं किसकी, डीएनए की। ठीक है, डीएनए क्या चीज़ है? डीएनए आपकी बॉडी का, यानी कि जितना भी जेनेटिक मटेरियल है, हर इंसान के अंदर का डीएनए जो है वो डिफरेंट होता है, वो आपकी बॉडी की एक तरीके से पहचान है। और क्रोमोसोम्स हो या डीएनए हो, ये दोनों चीज़ें जो हैं वो जेनेटिकली होती हैं, यानी कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होती हैं। और ये डीएनए ही है जो कि पेरेंट्स में और ऑफस्प्रिंग में एक पहचान करवाता है कि हाँ ये इसी की फैमिली का है या इसी का ऑफस्प्रिंग है। ठीक है, तो इन चीज़ों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और इसके ऊपर हम जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उस पर साथ साथ हम बात करते रहेंगे। सो लेट्स बिगिन। क्रोमोसोम होता क्या है? क्रोमोसोम की जब डिस्कवरी हुई थी तब इसका नाम रखा गया था क्रोमोसोम, और इसी वजह से क्रोमो कहते हैं हम कलर को। ठीक है, और गलती ये हुई थी उस वक्त, क्योंकि डिस्कवरी जब शुरू में हुई थी तो स्टेन डाल के करते हैं, ठीक है, कलर डाल के करते हैं। और उस वक्त जब इन्होंने नोटिस किया था तो इनको सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर एक पार्ट नज़र आया था, एक चीज़ें नज़र आई थी, कोई धागे टाइप, धागेनुमा चीज़ नज़र आई थी। लेकिन उस वक्त स्टेनिंग की वजह से इसने कलर ले लिया था, ठीक है, डीप स्टेन ले लिया था, तो वो समझे कि कलरफुल कोई चीज़ है, ठीक है, धागे कलरफुल है, तो उन्होंने इसको क्रोमोसोम का नाम दे दिया। बेसिकली क्रोमोसोम्स होते हैं थ्रेड लाइक सब्सटेंसेस, ठीक है, जो कि मौजूद होते हैं सेल के न्यूक्लियस में। ठीक है, ये सेल है और ये सेल का आपके पास न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अगर अंदर आप देखें तो आपको थ्रेड लाइक की बहुत सारी चीज़ें मौजूद होंगी। इस तरीके से ये थ्रेड्स होते हैं बहुत सारे, ठीक है, और इसमें होती है कॉइलिंग, बहुत सुपर कॉइलिंग होती है। लेकिन एक टाइम आता है जब ये कॉइलिंग खुलकर अलग अलग हो जाती है और क्रोमोसोम्स अलग अलग हो जाते हैं। अब वो वक्त कौन सा होता है? वो वक्त होता है डिवीजन का, माइटोसिस एंड मियोसिस। जब सेल को डिवाइड होना होता है तो क्रोमोसोम्स जो हैं वो अरेंज हो जाते हैं इस तरीके से कि उन्हें डिवाइड कर दिया जाए। अगर माइटोसिस है तो सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डिवाइड होते हैं, अगर मियोसिस है तो हाफ और हाफ डिवाइड हो जाते हैं, यानी कि आधे इधर और आधे इधर चले जाते हैं। ठीक है, अब क्रोमोसोम जो है वो अपने आप को कॉइल करके इस तरीके की शेप में ले आता है, ठीक है, इस तरीके की शेप में ले आता है। इस वक्त जो क्रोमोसोम्स हैं, जो थ्रेड्स हैं, यानी कि जो धागा है, इसको हम कहते हैं क्रोमैटिन, क्रोमैटिन। ठीक है, और जब ये कॉइलिंग अपने आप को मिला के एक स्ट्रक्चर फॉर्म बना लेता है, इस तरीके से दो आर्म्स बना लेता है, हाथ बना लेता है अराउंड बीच में एक चीज़ के, इस चीज़ को हम कहते हैं सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर जो है ये दोनों आर्म्स को ज्वाइन करके रखता है। जो दोनों आर्म्स हैं जो वो क्या करते हैं, अपने अंदर कॉइलिंग बना लेते हैं। किस चीज़ की कॉइलिंग बना लेते हैं? इन थ्रेड्स की, क्रोमैटिन की कॉइलिंग बना लेते हैं। अगर आप इन कॉइल्स को खोलें तो आपको नज़र आएगा कि किस तरीके से हिस्टोन एक चीज़ होती है, एक प्रोटीन होता है, ठीक है, और किस तरीके से ये हिस्टोन के ऊपर रैप हुए होते हैं, हिस्टोन के ऊपर रैप होते हैं। और अगर आप इनको मजीद खोलें तो आपको नजर आएगा ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, डुअल स्ट्रक्चर होता है जो यूं करके गुजर रहा होता है एक दूसरे के ऊपर। और इसको मजीद अगर हम खोल के देखें तो हमें नजर आता है हेलिकल स्ट्रक्चर, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो है वो बेसिकली होता है डीएनए। तो हमें ये चीज़ समझ आई कि डीएनए प्लस हिस्टोन जो कि एक प्रोटीन है, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? आपके पास क्रोमोसोम बनाते हैं। तो क्रोमोसोम जो है आपके पास दो क्रोमैटिड्स से मिलकर बनता है एक क्रोमोसोम, ठीक है, बीच में आपके होता है सेंट्रोमियर, और सेंट्रोमियर के अंदर मौजूद होता है एक स्पेशल प्रोटीन जिसको हम कहते हैं काइनेटोकोर। अब ये काइनेटोकोर कहाँ इंपॉर्टेंट है? जब सेल डिवाइड हो रहा होता है और क्रोमोसोम्स जो हैं वो अपने आप को इस तरीके से अरेंज कर लेते हैं एक लाइन में, तो आपके पास, आपको याद होगा सेल साइकिल में कि इस तरीके से स्पिंडल फाइबर्स आते थे यूं, ठीक है, इस तरीके से आते थे, और वो क्या करते थे, इन दोनों को एक एक तरफ ले जाते थे। तो जो स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो अटैच जो होते हैं वो इस पॉइंट पे अटैच होते हैं, किस पे? सेंट्रल पॉइंट पे, जिसको हम कहते हैं सेंट्रोमियर, और उसके अंदर मौजूद काइनेटोकोर प्रोटीन से कनेक्ट होते हैं। तो ये कुछ चंद मोटी मोटी बातें थी जो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है और आपको याद होनी चाहिए। तो क्रोमोसोम आपको समझ आ गया, न्यूक्लियस के अंदर मौजूद थ्रेड लाइक सब्सटेंस, ठीक है, जब उसको सेल डिवाइड होना होता है तो वो मिलकर एक स्ट्रक्चर बना लेता है जिसको हम कहते हैं क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के दो हाथ होते हैं, आर्म होते हैं, जिसको क्रोमैटिड कहते हैं, सेंट्रल पार्ट को सेंट्रोमियर कहते हैं। इसके अलावा अगर दो आर्म्स हैं और बीच में सेंट्रोमियर है, अगर सेंट्रोमियर की पोजीशन ऊपर या नीचे हो जाए तो क्या होगा?
जब इसकी पोजीशन ऊपर या नीचे होंगी तो क्रोमोसोम जो है वो अपनी टाइप चेंज कर लेगा। अब वो जो टाइप्स हैं वो होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो 4 टाइप्स होती हैं क्रोमोसोम्स की ऑन द बेसिस ऑफ इट्स स्ट्रक्चर। नंबर 1 इज मेटासेंट्रिक, नंबर 2 सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक। अब ये चारों जो हैं ये बहुत आसान है, कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको अगर सिर्फ सीक्वेंस याद होगा तो आपको याद हो जाएगी चारों एग्जाम्पल्स। जो मेटासेंट्रिक होता है, मेटासेंट्रिक में आपके पास दोनों क्रोमोसोम्स जो हैं वो दोनों जो आर्म्स हैं वो इक्वल लेंथ के होते हैं, ठीक है। तो ये आपके मेटासेंट्रिक जो होता है इसमें इक्वल आर्म्स होते हैं। लेकिन अगर आप सब मेटासेंट्रिक की बात करें तो उसमें एक हाथ जो है वो बड़ा होता है, आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, और एक हाथ जो है वो थोड़ा छोटा होता है, ठीक है, बज़ाहिर आपको नज़र आ रहा है इसमें। ये आपके पास नंबर 2। एक्रोसेंट्रिक की अगर हम बात करें तो उसका हाथ बिल्कुल ही छोटा होता है, इतना एक पॉइंट की तरह होता है, ठीक है, इतना छोटा होता है। इसको हम कहते हैं टाइप 3, दैट इज एक्रोसेंट्रिक। और टाइप 4 जो है आपके पास टीलोसेंट्रिक, इसमें बेसिकली एक ही साइड होती है, और ये ह्यूमंस में मौजूद नहीं होता, लेकिन ये एक टाइप ऑफ क्रोमोसोम ज़रूर है। अब ह्यूमंस की बात आ गई है, तो ह्यूमंस में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं? सवाल आएगा नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं, तो आंसर होगा 46। सवाल आएगा कितने नंबर ऑफ पेयर्स मौजूद हैं, तो आंसर आएगा 23, ठीक है। ये बात याद रखनी है, क्योंकि क्रोमोसोम्स जो हैं वो पेयर की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। अब पेयर्स की बात आई है तो कितने पेयर्स होते हैं? ज़ाहिर है 23 पेयर्स होते हैं, ठीक है। अब जो 23 पेयर्स होते हैं, क्या सबके सब सेम होते हैं? ऐसा नहीं है, सबके सब सेम नहीं होते, बल्कि सबके सब डिफरेंट होते हैं, ठीक है। जो पेयर बनता है वो बनता है होमोलोगस क्रोमोसोम में, ठीक है। जो पेयर बनता है वो बनता है होमोलोगस क्रोमोसोम में। अब आपको ये याद रखना है, होमोलोगस क्रोमोसोम कौन से होते हैं? जो दोनों एक जैसे दिख रहे होते हैं। क्या मतलब है इस बात का? अगर मैं आपको यहीं पर ही समझा दूं, बहुत सारे क्रोमोसोम्स होते हैं, कुछ आपके पास बड़े होंगे, कुछ आपके पास छोटे होंगे। तो जो बड़े हों, जैसे कि फॉर एग्जांपल 2 एक जैसे बड़े बड़े होंगे, ठीक है, तो वो एक दूसरे को ढूंढ के क्या बना लेंगे? अपना पेयर बना लेंगे, ठीक है, और 2 छोटे अपने साथ पेयर बना लेंगे। तो जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, जो एक जैसे दिखने वाले हैं, वो एक दूसरे के साथ पेयर बना लेंगे। इस टाइप को इसको हम कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। और इस तरीके से पेयर बनते हैं 23 पेयर्स। लेकिन एक खास बात यह है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 23 हैं, लेकिन वो सब के सब ऑटोसोमल नहीं होते, ठीक है। 2 तरीके के क्रोमोसोम्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। फंक्शन क्या होता है? क्रोमोसोम का बेसिक फंक्शन होता है बॉडी में जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं उन सबको पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में भेजना, ठीक है। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल अगर किसी की मोटी नाक है तो हो सकता है उसके बच्चे की मोटी नाक हो, इसी की वजह से उसकी पहचान होती है कि हाँ ये इसी का बेटा है, ठीक है। हो सकता है अगर किसी के टॉल हाइट है, ठीक है, किसी की शॉर्ट हाइट है, किसी का स्किन फेयर है, किसी का स्किन डार्क है, तो ये जो होते हैं, जो कैरेक्टर्स होते हैं, ये जीन्स में होते हैं, और हर जीन में अलग अलग कैरेक्टर मौजूद होता है। तो इन तरह की जो जीन्स होती हैं, ठीक है, जिनके अंदर कैरेक्टर्स को डिफाइन किया जाता है, उन तरह की जीन्स को हम कहते हैं ऑटोसोमल जीन्स। और वो जीन्स होती हैं शुरू की 1 से लेके 22 तक। ये 22 पेयर्स जो होते हैं ये होते हैं ऑटोसोमल। जो आखिरी पेयर होता है 23, वो होता है आपके पास एलोसोमल, जिसको हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो मेल में और फीमेल में डिफरेंट होते हैं। अब इसका नाम ऑटोसोमल इसीलिए रखा गया क्योंकि मेल और फीमेल दोनों में ये जो शुरू के 22 क्रोमोसोम्स हैं वो सेम होते हैं, लेकिन और एलोसोमल या फिर सेक्स क्रोमोसोम जो है वो मेल में और फीमेल में डिफरेंट होता है। किस तरीके से? अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम मौजूद होते हैं, लेकिन अगर मेल की बात करें तो मेल में एक एक्स और एक वाई क्रोमोसोम मौजूद होता है, ठीक है। तो ये होमोलोगस तो नहीं है, लेकिन ये सेक्स क्रोमोसोम है, इसलिए डिफरेंट होते हैं। एक और ख़ास बात यह है कि अगर हम बर्ड्स को देखें, कुछ बर्ड्स में और कुछ रेप्टाइल्स में क्या होता है कि ये कंडीशन रिवर्स होती है, यानी कि उनमें जो 2 क्रोमोसोम आखिरी के होते हैं वो बर्ड्स में फीमेल में नहीं, मेल में सेम होते हैं। यहाँ हमने मेल कहा था और ये फीमेल कहा था ना, लेकिन बर्ड्स वगैरह में कुछ बर्ड्स में क्या होता है? रिवर्स होता है। तो उसमें जो सिमिलर होते हैं वो फीमेल नहीं, वो मेल होते हैं। तो इसलिए उसको हमने दूसरे वर्डिंग में लिख दिया। उसको हम दूसरे वर्डिंग में इस तरीके से लिखते हैं, Z और Z ये होता है मेल, और Z और W ये होता है फीमेल। किसमें? कुछ बर्ड्स में। तो हो सकता है आपसे MCQs में पूछ लिया जाए कि स्पेसिफिक टाइप ऑफ बर्ड का आपसे पूछ लिया जाए कि उसमें जो Z और Z आपके पास क्रोमोसोम है तो क्या है, मेल है या फीमेल है? तो आपको याद होना चाहिए उसमें रिवर्स सिचुएशन होती है, उसमें ये मेल होता है और इसमें ये फीमेल होता है। लास्ट थिंग, एक और जो आपके पास टर्म आती है दैट इज़ कैरियोटाइपिंग।
अच्छा, अब मैंने इन चीज़ों का कैसे आपको बताया कि क्रोमोसोम्स 23 पेयर्स होते हैं, हर पेयर अलग अलग होता है और हर कोई होमोलोगस भी होते हैं, जो पेयर्स होते हैं वो होमोलोगस होते हैं। तो डीएनए को स्टडी करना किस तरीके से, उनकी कैरियोटाइपिंग करके। अब कैरियोटाइपिंग क्या होता है? कैरियोटाइपिंग बेसिकली आप न्यूक्लियस को अलग, सेल के न्यूक्लियस को अलग करते हैं, न्यूक्लियस में से क्रोमोसोम को अलग करते हैं, क्रोमोसोम को फिर आप स्लाइड पे बनाकर उसके डीएनए को अलग करते हैं और उसकी डीएनए को एक पेपर पर प्रिंट करते हैं। इस पूरी स्टडी को हम कहते हैं कैरियोटाइपिंग।